मेहनत इतनी खामोशी से करो कि उसकी सफलता शोर मचा दे। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बच्चों वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आपका 11 तारीख को मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। और कई बच्चों के डाउट है कि उनके कौन से टॉपिक्स में जो वीक रह गए हैं, जो कमजोर रह गए हैं, उन टॉपिक्स को अपन आज कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आज हम इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट यानी बुक फर्स्ट का एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ देखेंगे। वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनमें कई बच्चों को डाउट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो सेकंड वाली बुक का आने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहां पर है कुछ टॉपिक्स में लेकर आया हूं, उन टॉपिक्स को जरूर आप अच्छी तरह पढ़ के जाना। फर्स्ट वाला चैप्टर जैसे रिलेशन फंक्शंस वाला है, देखो कंप्लीट इस सीरीज में थोड़ा सा जल्दी फास्ट क्विक रिवीजन के तौर पर ही बताऊंगा, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा हर टॉपिक को। रिलेशन और फंक्शन फर्स्ट वाला जो चैप्टर है कंप्लीट, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दोनों ही चैप्टर्स काफी सिंपल है और काफी कॉन्साइज फॉर्मेट में ये सीबीएसई ने कर दिया है। डिलीटेड टॉपिक्स यहां पर मैं बता दूंगा। इसमें रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फंक्शन में भी टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं। सबसे पहले रिलेशंस क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में देखो, रिलेशंस आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यहां पर वही डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि रिलेशंस होता क्या है, ठीक है ना। यानी कि कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज कोई दो सेट दिए हुए हैं, कोई दो सेट्स है ए एंड बी, दो सेट्स होंगे, ठीक है। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता है ना ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पर एलिमेंट्स बन जाएंगे। बट जो रिलेशंस होगा, रिलेशन इसी फैमिली से बिलोंग करेगा। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ई क्रॉस बी, यू नो दैट ए क्रॉस बी मतलब वो उस परिवार से ही बिलोंग करने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है सेट ए 1 2 3 बी ए बी सी, वेर इज एक रिलेशन डिफाइन किया है 1 बी 2 सी 1 ए और 3 ए बीइंग ए सबसेट। क्या ये सबसेट है? यस, बिकॉज जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढोगे ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ए 2 बी 3 सी 2 ए भी बनेगा, 2 सी भी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे जिसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नजर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। एमपीटी रिलेशंस आपने नाम भी सुना है। व्हाट इज द एमपीटी? नाम से क्लियर है भाई, ये खाली रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब ऐसा रिलेशंस बनना चाहिए जो एमपीटी हो, देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। रिलेशंस में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब फाई उसको डिनोट करने का वे, ये सिंबल्स आपको ऑलवेज पता होना चाहिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फाई, फाई का मतलब हो गया एमपीटी, विच इज बिलोंग्स टू कहां है? ए क्रॉस है, क्योंकि फाई एमपीटी होगा उसमें। यूनिवर्सल रिलेशन, अ रिलेशन ऑन सेट जिसमें हर एलिमेंट का किसी न किसी थ्रू सभी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो, यूनिवर्सल रिलेशंस। ओके, ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटी रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी। यहां पर एक सेट दिया बच्चों, देन द रिलेशंस आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब प्योरली क्या हो, कोई भी सेट में डिफाइन हो। यदि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो रिलेशन जो डिफाइन होगा बच्चों 1 1 2 2 एंड 3 3, दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशंस। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। देखो प्योरली 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। बट जो मेन चीज जो पूछी जाएगी वो ये रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा बच्चों। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, व्हाट इज द सिमेट्रिक, व्हाट इज द, इनका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कोई भी रिलेशंस यदि सेट ए में, किसी सेट ए में डिफाइन है। देखो कोई भी रिलेशंस होगा ना किसी पर्टिकुलर सेट में तो डिफाइंड ही होगा, कोई ना कोई सेट दिया जाएगा। उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब x, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऐसे। मतलब यहां पर x, का मतलब हो गया है बिलोंग्स टू आर, जो भी सेट ए में एलिमेंट है उतने जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का उसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि सेम उसी एलिमेंट के साथ इमेज क्रिएट होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। बट सर आइडेंटिटी रिलेशंस क्या है? आपने आइडेंटिटी बताया, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी में प्योरली ही कनेक्टेड होंगे। आइडेंटिटी में क्या होगा? यदि मैं आइडेंटिटी रिलेशंस की बात करूं तो बेटा इसमें 1 1 अभी लिखा, 2 2 3 3,
मान लीजिए दिया हुआ। बट जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 तो होगा, 2 2 भी होगा एंड 3 3 भी होगा, और यहां से 1 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 2 3 भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। किसी सेट में 1 2 3 एलिमेंट दिए गए हैं तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इसको सिर्फ आइडेंटिटी, इसमें और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी है और ये रिले। तो क्लियर ही बात समझ में है? बात समझ में है? तो जितने भी आइडेंटिटी है सबको मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्लेक्सिव। बट इस रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोला जा सकता। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिसिटी क्रिएट होना चाहिए एलिमेंट की। यहां पर बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, x, y रिलेशंस आर। इसका उल्टा आपको देखना है बच्चों, y, x। y, x का मतलब देखो, x, y दिया हुआ है, यहां से क्या देखा, y, x, उसका उल्टा कर दो। आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलना है। ओके, यदि ये रिलेशन में मौजूद है तो क्या इसका उल्टा ये मौजूद है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है, और फॉर जितने भी एलिमेंट्स है सभी के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट कम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z। देखो y, z ये दोनों, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, साथ के साथ ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या देखना, x, z एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी कि y को हटा दो यार, y को हटा दो, x और लास्ट वाला z उठा लो, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। अब बच्चों तीनों का यदि आपको मतलब समझ में आ गया है तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन इज नथिंग बट इट कंटेन रिफ्लेक्सिव, इट रिलेशन शुड बी मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों ही होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों पकड़ लो भाई, यहां से एक सवाल बनने वाला है, ठीक है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव पूछा जाए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। एक बड़ा सवाल आएगा तो इक्विवेलेंस प्रूव करने को बोला जा सकता है। ठीक है, सिर्फ इसमें आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहां पर एक वीडियो बन चुका है, वो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईपी सवाल थे वो। सिर्फ आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आपका कोई टॉपिक वीक रह गया है तो इसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल के ऊपर देख सकते हैं, जैसे ये एमसीक्यू पूछा गया है 1 2 3 रिलेशंस दिया हुआ है, पूछा गया है कौन सा रिलेशंस है। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 जितने भी सेट में एलिमेंट है सभी का सेम इमेज क्रिएट हो रहा है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव है, ये तो पता लग गया है। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, यदि 1 2 है, क्या यहाँ पर 2 1 है क्या, ये ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है, 2 1 नहीं है तो ये गलत हो गया, यानी सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, ये चल रहा है 1 2, ट्रांजिटिव में क्या था, x y z, तो 1 2 2 3 ये हटा दीजिए, 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। दैट मींस यहाँ पर देखो सी वाला, सी यहाँ पर सेकंड वाला रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये बोला जा सकता है, ठीक है ना। बट फर्स्ट ऑप्शन में दिया और रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी हो सकता है मोर देन में, लेकिन यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन में कंफ्यूज जरूर हो सकते हो, गलत छपा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द रिलेशंस, एक रिलेशंस दिया 1 + ab ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से वही चेक करना है, चार ऑप्शन यहाँ थी ना, रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव में। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ जाएगा, a कोमा है, सेम रखोगे तो 1 + a² ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या रिलेशन ट्रू हो रहा है क्या, यस ये ऑलवेज पॉजिटिव है, 1 उसमें ऐड कर दे तो पहले पहले से पॉजिटिव, 0 से एक बड़ा नंबर होगा, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के बाद यहाँ पर a, b के लिए आपने लिख ही लिया भाई, 1 को a और ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। इसका उल्टा देखना है आपको, b, a के लिए सिमिलर, तो 1 + ये b × a लिखो, बोथ आर सेम, ये पॉजिटिव, इसको ट्रू मान के चल रहे हैं, मतलब a और b ऐसे नंबर यहाँ पर पुट करेंगे जो जिसके लिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बने, और यहाँ पर भी वही नहीं नंबर्स के लिए उल्टा करके चेक किया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है, तो ये सिमेट्रिक भी बनेगा। बट ट्रांजिटिव देखेंगे तो बेटा ट्रांजिटिव में क्या होगा, a, b, c ले लो, क्या a, c के लिए ट्रू होगा, ऐसे नंबर्स यहाँ पर लेना है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसके लिए नहीं हो रहा होगा। आप जब चेक करोगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। नंबर्स कहां से लेने बेटा, यहाँ पर रियल नंबर्स में से नंबर्स उठा लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब हो गया यदि कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड है बच्चों, तो ये होता है इसका डोमेन।
इसको बोला जाता है डोमेन। ओके, इसको बोलेंगे कोडोमेन यदि फंक्शन वाले केस में, राइट। बिकॉज फंक्शन में क्या होगा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है सभी किसी न किसी एलिमेंट के साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट। एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए सेट ए का, उसको फंक्शन बोल देते हैं। मतलब कोई फंक्शन फॉर्म में दिया हो तो इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर हम इनपुट यहाँ से देते जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स के लिए इनपुट यहाँ दिए जाएंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कोडोमेन में, ठीक है ना। अब बच्चे जो रेंज होता है, रेंज भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रेंज जो होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज बी का ही तो पार्ट है, यही तो बोला है, बी का ही तो पार्ट हुआ। ध्यान देना फंक्शंस क्या चीज है, फंक्शंस के बाद इसके आते टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो यहां से क्वेश्चंस बनने वाला है। वन वन, इसके चार टाइप्स है भाई। वन वन, वन वन का इंजेक्टिव बोला जाता है। वन वन फंक्शंस क्या है, यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या होगा, यहां पर सेट ए के जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है सेट बी के डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब इमेज के थ्रू देखें, यदि मैपिंग के थ्रू देखें तो 1 2 3 है, ए बी सी यहाँ दिया हुआ है, तो ये इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे, तो वन वन इमेज क्रिएट होना चाहिए, ये बेसिक मीनिंग है। बट इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने का मेथड ये जरा ध्यान रखना बेटा। एफ ऑफ एक्स वन ये कंसिडर करते हुए चलते हम कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, इसको सोल्व करने के बाद इफ आई गेट x1 equal x2, x1 equal x2, then it is called one one functions। क्या होगा, वन वन फंक्शन, बिकॉज हम इनपुट दे रहे हैं x1, ठीक है ना, दोनों को इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो वो वैल्यूज भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी जो इनपुट दिया है, और यहाँ चेक कर लेंगे भाई ये x1 और x2 कहाँ से लेकर चल रहे हैं, डोमेन के अंदर से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट जरा ध्यान रखना है कि इस तरह से अपन प्रूव करके चेक करें हम। मेनी वन फंक्शंस, अच्छा ये वन वन है, ये मेनी वन है, तो मेनी वन भी समझ में आ गया होगा, यानी कि जो फंक्शन वन वन नहीं होता वो मेनी वन होता है। मेनी वन का मतलब हुआ बच्चों कि मेनी वन में इस तरह से काम करेंगे, कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, यदि ये 1 2 3 4 है और ये ए बी सी डी ई है, तो यहां से ये इसका कनेक्ट कर दो, ये इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको बी से कर दो, इसको सी से कर दो, तो ये फंक्शन किस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, मेनी वन फंक्शन में पहुंच जाएगा। बिकॉज यहाँ पर दो एलिमेंट है, वन और टू, वन और टू की सेम इमेज क्रिएट हो रही है। सेम इमेज मतलब एक इमेज बन गई है, बन गई एक इमेज, यानी कि मेनी वन, मोर देन वन एलिमेंट की सेम इमेज क्रिएट हो तो उसको मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। जो वन वन नहीं है वो कंफर्म मेनी वन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शंस। व्हाट इज द ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी ऑन टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्रीइमेज इन ए। दैट मींस देखो, इसको समझने का आसान तरीका है कि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, राइट। अब हम ऑन टू एंड सब्जेक्टिव फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो सेट बी है यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन को हम देखते हैं। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है, लेट सपोज यहाँ 1 2 3 4 ले रहा हूँ और ए बी सी डी ले रहा हूँ, तो कोडोमेन की जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज क्रिएट हो रही है या नहीं, यानी कि जुड़े हुए हैं या नहीं, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स है, इसको इससे जोड़ दी इससे। तो इस केस में बी में बस चार एलिमेंट ही मानकर चल रहा हूँ, और इस सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज, इनको प्री इमेज बोला जाता है, और इन एलिमेंट्स की ये बनती है तो इनको इमेजेस बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सभी सभी जुड़े हुए होना चाहिए, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए सेट बी का, ठीक है, बात समझ में आए। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑन टू। मतलब हम कैसे पता करें, अरे यार रेंज, आप रेंज किसके बराबर आ जाएगा, कोडोमेन के, रेंज किसके बराबर आ जाएगा, कोडोमेन के। क्लियर है बात, रेंज किसके बराबर आ जाएगा, कोडोमेन के। सिर्फ ये देखना है आपको, रेंज निकालनी है फंक्शंस की, यदि कोडोमेन के इक्वल आ गई दैट इज कॉल्ड ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है इनटू फंक्शन, बात समझ में आ जाती है भाई, जो ऑन टू नहीं है वो क्या होगा, इनटू होगा। इनटू में क्या हो जाएगा, मामूली सी अंतर हो जाएगा यार, यहां पर सेट भी जो कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो यहां नहीं करेगी तो दैट मींस वो क्या हो जाएगा, यानी कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। इस वाले कैटेगरी में क्या हो जाएगा बच्चा, यानी कि रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। कैन आई गेट, ठीक है, तो यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, दैट मींस वो इनटू फंक्शंस की कैटेगरी में चला जाएगा, ये जरा ध्यान रखना है, ठीक है।
देखो, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सबसेट ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर सेट, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भाई 2 की पावर mn बनेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये ध्यान रखना है। एग्जांपल यहां दिया हुआ है, लेट ई और एफ देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, क्या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल सकते हो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए? या अब ये क्वेश्चन जरूर करना, मैंने एक्सरसाइज के दौरान कराई था, क्लास में भी करवाया हुआ है, ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं। वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन, इनके फॉर्मूला जरूर देख लेना, नोट्स में लिखा हुए हैं, ठीक है। इस तरह का देखो एग्जांपल, इफ सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ वन वन और ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इस तरह का वही फॉर्मूला वापस से लग जाएगा, आप देख लेना। वैसे इसमें जीरो आएगा ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो दोनों ही कैटेगरी को बिलोंग करे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे रिलेशंस और फंक्शंस वाला था, सिर्फ ये 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जबकि बाकी जो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 2 से पूछे जाएंगे आईटीएफ से। आईटीएफ में आपको बता, यस रिलेशंस फंक्शन में ये बता देता हूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स फंक्शन डिलीटेड है, वहां से एक भी सवाल नहीं पूछा जाने वाला है, वो चैप्टर, वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं, कौन से डिलीटेड है बच्चों, आपको सिर्फ चैप्टर 2 में डोमेन रेंज से रिलेटेड जो आपको टेबल गिवन है, वो टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, रट लेना भाई अच्छी तरह से, ठीक है ना, वहां से एक दो सवाल जरूर पूछा जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ इनवर्स, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है। ये फंक्शन से डोमेन है, इनकी प्रिंसिपल यानी कि रेंज है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है बच्चों। ये डोमेन भी ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स, साइन इनवर्स का एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स का, रियल नंबर मत कंसीडर कर लेना भाई, यहाँ पर क्या होता है, वन वन और ऑन टू होना चाहिए इनवर्स फंक्शंस के लिए, तो इसलिए ब्रेक करके लिखा है ना। ये क्लोज इंटरवल के अंदर ही ध्यान रखना है, कई बार ओपन इंटरवल में बच्चे याद रख लेते हैं ना, क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से +π/2, और भी इंटरवल्स होते हैं, बट अपन बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके अंदर मानकर चलेंगे, ओके। तो -π/2 से +π/2, -90 से +90 के बीच में। सिमिलर कोस इनवर्स का डोमेन सेम है जो साइन इनवर्स का, इस तरह से याद रख सकते हो, लेकिन इसका जो रेंज है वो प्रिंसिपल वो 0 से पाई है, 0 से पाई है बच्चों, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स का यहाँ पर रियल नंबर हो जाएगा, ओके। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, कौन सा भाई, ये वाला। अच्छा, साइन इनवर्स का आपको याद है क्लोज इंटरवल में, आप क्या कर लोगे, उसको ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दो, वो टेन इनवर्स का बन जाएगा। कोट इनवर्स ये रियल नंबर हो गया, सेम और अपना डोमेन, यहां से 0 से पाई हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल में। जैसे कोस इनवर्स तो कोट इनवर्स का यानी कि ओपन इंटरवल में 0 से पाई हो जाएगा। कोसेक इनवर्स में आपको पता, ये तो ऑलरेडी पता है, ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको आती है तो, ठीक है, -∞, -1, 1 से इंफिनिटी हो, यहां पर इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2, -0, 0 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि नॉट डिफाइन हो रहा है। देखो साइन इनवर्स का आपको रेंज पता है ना, कोसेक इनवर्स में सिर्फ वही रखना है, लेकिन इसके अंदर 0 हटा देना। अरे इसके अंदर 0 आ रहा है कहीं ना कहीं, -90 से +90 चलेंगे तो 0 आ रहा है, 0 को हटा दो। सेक इनवर्स में ये और ये 0 से पाई, सेम कोस इनवर्स वाला, लेकिन उसमें π/2 आ रहा है बीच में, क्योंकि π/2 बट नॉट डिफाइन है, तो π/2 को हटा दिया गया। तो बच्चों ये अच्छी तरह से याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। ये टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान रखना है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, ये दोनों कब दोस्ती कर लेंगे, मतलब भाग जाएंगे साथ के साथ, व्हेन, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आगे जो कंडीशंस लिखी हुई है ये जरा ध्यान रखो यार, कई बच्चे तो हमेशा हटा देते हैं, भाई सर ने ये बताया, इसको नहीं देखते, बस आपको याद रखता हाँ ये हट जाता है, बस ये थीटा यहाँ बाहर निकाल, बट कब हटते हैं वो, कब हटते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज थीटा कब आती है, व्हेन थीटा लाई बिटवीन -π/2 से +π/2, यदि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये जरूर चेक करना है, यहां से क्वेश्चंस भी बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से सिंपल वाले सवाल पूछे जाने वाले हैं। सिमिलर ये सारा कॉन्सेप्ट सभी में लगेगा, कोस इनवर्स कोस थीटा, ये थीटा कब आएगा, ये थीटा कब आएगा भाई, व्हेन, जब ये 0 से पाई, कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इससे फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में हमें देखना है। टेन इनवर्स टेन थीटा है तो ये -π/2 से +π/2, ये कैटेगरी सारी आपको याद होना चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये ध्यान रखना भाई, है ना। यहां से क्वेश्चन एक बनने वाला है, ये इसको अच्छी तरह से रटकर आपको जाना है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टी यहां पर भी, यदि कोस और कोस इनवर्स हो, ओके, दोनों में अंतर देखिए बच्चों,
यहाँ कोस इनवर्स बाहर था, यहाँ कोस अंदर था, ठीक है। जबकि नेक्स्ट वाले में क्या है, कोस बाहर है, कोस इनवर्स। जब इस तरह का फॉर्मेट हो, इस तरह का कुछ लिखा हो, तभी भी एक्स ही बचता है। बट कब, अरे यार ये इसके डोमेन के अंदर होना चाहिए, ये इसके डोमेन के अंदर। कोस, ठीक है, -1 के +1, ये ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स बचेगा तो डोमेन की बात कर रहा है, वहां रेंज की बात कर रहा था इसके फर्स्ट वाली, यहाँ डोमेन के अंदर होना चाहिए। ये जरा दे आपको समझते हुए काम करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बेटे, देखो ये मत समझना कि प्रॉपर्टी डिलीटेड है, अरे ये प्रॉपर्टी में पिछली बार भी सवाल पूछे गए हैं यार, ठीक है ना। इस भरोसे मत रहना कि डिलीटेड है, इनको नहीं पढ़ेंगे, ये याद होना चाहिए आपको, ये बेसिक ज्ञान है आपका, ठीक है। साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा इस केस में, जरूर ध्यान रखना है। कोस इनवर्स -x, तो इसको पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखकर, टेन इनवर्स -x को माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस बाहर आता है, इसमें माइनस बाहर आता है, इसमें माइनस बाहर आता है, ठीक है। बाकी जो तीन बच गए, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, उसको पाई में से माइनस करके लिखोगे, ठीक है। ये भी आपको रट लेना है भाई, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट वाला साइन इनवर्स 1/x को ये ऑलरेडी याद होगा, कोसेक इनवर्स x लिखा जाता है, कोस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x लिखेंगे। टेन इनवर्स 1/x को ये दो फॉर्म होगी, व्हेन x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ठीक है ना। ये याद रखो, नहीं रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखना, लास्ट वाली बेटा, ये तीनों व्हेन साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, तभी π/2 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ 3π/2 दिया हो, यहाँ कुछ अलग दिया हो, यहाँ कुछ अलग दिया हो तो π/2 कर रहे हो, अरे नहीं यार, एक्स सेम चलना चाहिए। यहाँ पर भी देखो एक्स सेम चल रहा है, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, अच्छी तरह से इसको रट लेना, कर लेना, ओके। जैसे एक सिमिलर सवाल यहाँ पर, अब जो इसके आगे वाला पार्ट है ना, जो बड़े बड़े प्रूफ वाले सवाल है, वो सवाल नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। तो डोमेन रेंज से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड होंगे, पिछले साल के जरूर क्वेश्चन जरूर देख के जाएगा किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए। इफ कोस साइन इनवर्स 2/5 कोस इनवर्स x इक्वल 0 देन x इक्वल टू, सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, तो क्या ये x का वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे पता लग रहा होगा भैया यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो कैसे, बिकॉज ये दोनों एंगल, ये पता है ना, साइन इनवर्स अभी देखा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दैट इज π/2। इफ आई गेट x इक्वल यहाँ पर 2/5 भी लिख लो, सेम होगा, तब ये कंप्लीट वैल्यू कितनी हो गई, π/2 हो गई, कितनी हो गई, π/2, तो cos π/2 बन गया, cos π/2 का वैल्यू कितना, 0, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 2/5, यही तो लिखेंगे भैया, और क्या करेंगे, आगे चलें भैया, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स x निकाल सकते हो, कैसे भाई, सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, साइन इनवर्स x बाहर कोट चल रहा है, तो बच्चों इस साइन इनवर्स को किस में बदलोगे, किसको बदलोगे भैया, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको आप कोट इनवर्स में बदल लेना, किस में, कोट इनवर्स में, ठीक है। क्योंकि बाहर कोट है, अंदर कोट है, तभी तो हटेगा ना कोट इनवर्स से, तो वहां से हटेगा। अब कैसे करोगे भाई, ट्राइंगल बना लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल से दो साइड्स पता है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर x आ गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर पुनः हाइपोटेनस पता है, वहां से आप थर्ड साइड निकालकर कोट x कोट थीटा निकाल सकते हो। इस तरह का सवाल जरूर पूछा गया था भैया, साइन इनवर्स 2x का डोमेन बताइए। अब साइन इनवर्स 2x का डोमेन, बिकॉज हमने तो साइन इनवर्स x का डोमेन पता है, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है भाई, ये था, ठीक है ना, वो जो टेबल मैंने बताई। अब यहाँ क्वेश्चन क्या देते हैं, साइन इनवर्स 2x, तो इस तरह के सवाल में मैनिपुलेट करके दिए जा सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन फैमिली तो वही है, वहीं से डोमेन आएगा, तो साइन इनवर्स का फैमिली इसी सिमिलर से, तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू दिस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2x किसके बीच में हो जाएगा, -1 से +1 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, तो ये -½ आ गया है, और ये कितना, ये +½ यानी कि इसका डोमेन कितना हो गया, -½ से +½ हो जाएगा, ठीक है। ये जरा ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, आप निकाल सकते हो, पहले इसे सोल्व करना है, फिर जो भी एंगल आएगा, क्योंकि एंगल को डिनोट कर रहा है, माइनस बाहर ले लेना है, फिर साइन π/3 समथिंग एंगल ऐड करके निकल लोगे। इस तरह क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन एक सिंपल टाइप का सवाल भी पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में आपके इस बार, साइन इनवर्स साइन 2π/3, यह एंगल जरूर देख लेना बेटा। ये दोस्ती कब करेंगे भैया, ये दोनों कब हटेंगे, जब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हो, मतलब 2π/3 कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से +π/2, इसके बीच में लाई करेगा, तभी जाकर ये दोस्ती करेंगे और भाग जाएंगे और इसको छोड़कर चले जाएंगे। क्या आ रहा है कि 2π/3 तो भैया नहीं है, इसके बियॉन्ड है, बाहर चला गया है, इसके बीच में तो नहीं आ रहा, तो इसको बीच में लाने के लिए आप क्वाड्रेंट का हेल्प लो, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है भाई। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ये सवाल आप छोड़ दोगे, ये सवाल नहीं बनेंगे। 3 tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स दैट इज पाई, यहां से निकाल सकते हो। अभी मैंने एक रिलेशंस बताया था कि tan इनवर्स x
प्लस कोट इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 होता है। क्या ये रिलेशंस यूज करके यहां से बना सकते हैं? ये 3 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लो, वो पाई बाई 2 हो जाएगा, वहां से एक वैल्यू आप निकाल लोगे। नेक्स्ट मैं थर्ड चैप्टर पर आ रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपके बुक में भी है। चैप्टर नंबर थर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है भैया? सिर्फ इस चैप्टर में एक ही टॉपिक डिलीटेड है, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। वो कंप्लीट जो लॉग मेथड है उसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है वो उससे सवाल नहीं पूछा जाने वाला। सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे वो इससे पूछा ये बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स आप जानते हो। ये देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है बच्चों, आपको ये पता है ना कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स को इन शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है वेयर ए आई जे, जो ए आई जे है वो क्या एलिमेंट्स को शो करेगा मैट्रिक्स के, किसको? एलिमेंट्स को शो करेगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि इनका मीनिंग क्या है, आई और जे का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। आई रो को बताता है और जे कॉलम को बताएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बात करें तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक ही यहाँ क्या हो, रो होना चाहिए। एक ही रो का मतलब भाई यहाँ पर ये 1 इंटू कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है ना, या 4 हो गए। तो इस तरह का यदि एक रो है तो रे मैट्रिक्स, कॉलम में क्या हो जाएगा, देखो ये कॉलम वर्टिकल शेप में हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर के शेप में हो, यानी कि जहां पर रो, नंबर ऑफ रो और कॉलम्स क्या हो, इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान रखना भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेसो मैट्रिक्स ये वैसे डिलीटेड पार्ट है, ट्रेसो मैट्रिक्स नहीं पूछा जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का ज्ञान होना जरूरी भाई आपको। डायगोनल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, ये ध्यान है, इसलिए मैंने एन क्रॉस एन लिखा है, मतलब ये दोनों सेम होगा। तो डायगोनल क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। अच्छा ये डायगोनल ध्यान रखना है यार, जो डायगोनल, ये डायगोनल मत मान लेना इधर वाला, इधर से आप नापोगे है ना, ये वाला डायगोनल होता है बच्चा, ठीक है। डायगोनल इसके एलिमेंट 3 5 और -1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, ठीक है। रिप्रेजेंटेड डायगोनल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। डायगोनल अंदर दे दे 3 5, यानी 3 5 -1 ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स को आप 0 0 लेकर चलोगे। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स में देखो, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स होगी तो बच्चा ध्यान रखना जो डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। देखो स्केलर मैट्रिक्स, तो इस तरह का फॉर्मेटिक आपको जरा देखना है। स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हो भाई, ई आई जे, इसके एलिमेंट्स क्या होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल जे तब ऑलवेज 0 हो जाएगा। व्हेन आई इक्वल जे होगा, आई इक्वल जे का मतलब भाई ये 11 11, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया। पोजीशन की बात कर रहा हूं, समझते चलो भाई। इसका वैल्यू क्या होगा, यहां पर कोई कांस्टेंट ले लो, के ले लो या एम ले लो, ठीक है, वो सेम एलिमेंट्स होगा। व्हेन आई इज नॉट इक्वल जब ऑलवेज 0 होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जरा ध्यान रखना, इस तरह का थोड़ा घुमा के सवाल एमसीक्यू में डाला जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऐसा हो। यहाँ पर इस तरह के एलिमेंट्स हो तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हवा में मत ले लेना, एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर सेम। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट होगा, बट इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1, नाम से क्लियर है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये फॉर्मेट पता है बेटा, व्हेन आई इक्वल जे तो दैट इज 1, ऑलवेज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और आई इज नॉट इक्वल जे, आई इज नॉट इक्वल जे तो ऑलवेज क्या होगा, 0, बाकी एलिमेंट 0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नल मैट्रिक्स यानी कि जो 0 हो, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज सिंपल सी बात है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हो रही, ऑब्टेन फ्रॉम, हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम्स को, किनको बदल दो यार, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दो, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट कर देंगे, ए डैश से, ए डैश से कीजिए या फिर ए ट्रांसपोज से कीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इस तरह से लिखेंगे ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी आई जे चेंज हो जाएगा, ये नोटेशन ध्यान रखिएगा। एन क्रॉस एम तो उनका रो और कॉलम भी तो बदल जाएगा। तो यहां से हम बात करेंगे, एक ये दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, ठीक है, 14725F, चेंज कर दो भैया, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, बच्चों भैया ये जरा ध्यान रखना, ये अच्छी तरह से कर जाना। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, यदि ए ट्रांसपोज फिर से करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यदि यहाँ पर अल्फा ए डैश लूंगा तो अल्फा बी स्कूलर, ए बी तो बी डैश ए डैश, ये ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जाएगा, ये बी पहले आ जाएगा और ए ट्रांसपोज कर देना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको
याद लर्न कर लेनी है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ये तो सिंपल सी बात है कि नहीं, दो मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। इजीली मतलब जैसे कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिख लोगे। क्लियर। सब्ट्रैक्शन में उसी तरह का है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करके सब्ट्रैक्शन करें, एक नई उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स बन जाती है। Only matrix of the same order can be added or subtracted. ये तो बात समझ में आ रही है। अभी देखा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। एडिशन कम्यूटेटिव होगी, आगे पीछे घुमा दोगे तभी भी सेम आंसर आने वाला है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड वेल इन केस ऑफ एडिशन रेयर्स। इक्वेशन a plus x equal 0 has unique solution in the set of m cross। x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ तो सॉल्यूशन निकाल से यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशंस का मतलब हुआ कोई भी मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है यार। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि नहीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट कॉल्ड द प्रीफैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड। यानी कि कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू बी की बात कर रहा है तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यहाँ बेसिक से समझो। जो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एम क्रॉस एन लिखा हुआ है, ठीक है, ये पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर का है। ओके, ये कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड का रूल आपको पता होना चाहिए। डिफाइंड से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। एम क्रॉस एन का मतलब हुआ यहाँ पर इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है बच्चा, एन है। दैट इज इक्वल सेकंड वाली मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, पी। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होता है और एक नई मैट्रिक्स बनेगी। जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो किस ऑर्डर में आएगी, एम क्रॉस क्यू। किस ऑर्डर में आ जाएगी, एम क्रॉस क्यू के फॉर्म में। बाकी जो ये बचा ना, एम बचा और क्यू बचा, इसी ऑर्डर में नई मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा बच्चों, याद होगा भाई, याद हो गया ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और में नॉट बी कम्यूटेटिव। अच्छा ये जरा ध्यान, समटाइम्स किन्हीं मैट्रिक्स के लिए वो कम्यूटेटिव भी हो सकती है, किसी के लिए नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकती है। तो ए बी में और में नॉट बी इक्वल टू बी ए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ इफ ए बी इक्वल बी ए दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगी भैया, आगे पीछे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और मैट्रिक्स एडिशन में कर सकते हैं ना। मतलब कोई मैट्रिक्स जुड़ी हुई है ना, मल्टीप्लाई, यानी ए दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये कैंसिलेशन लॉ है, सही इस तरह से लिखा जा सकता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, यदि ए इंटू बी ए सी दिया हुआ है तो बी बराबर सी। ठीक है, व्हेन ए इज नॉट इक्वल 0। 6 वाला जरा गौर से देखिएगा, 6 वाला में क्या बोला है, ए इंटू बी। ए इंटू बी यदि बच्चों 0 आ रहा है कि नहीं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि 0 मैट्रिक्स बना हुआ है, नल मैट्रिक्स बना हुआ है, डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट ईदर ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ए और बी नल मैट्रिक्स रही होगी। कुछ ऐसी मैट्रिक्स है ए और बी जिनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स मिल सकता है, लेकिन वो नॉन नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह का पॉसिबल हो सकता है। यहां से एक सवाल एमसीक्यू में आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल है, इंटू भी आप निकाल सकते हो। अब प्रोडक्ट करने का तरीका भी ध्यान रखना है। देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू में छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर 1 और 2 3 4 लिया है। ठीक है, ये हुआ 2 क्रॉस 2 का। यदि यहाँ पर मैं 1 और 2 ले लूँ, ये 2 क्रॉस 1 का है, मैंने उसी तरह का लिया ताकि प्रोडक्ट डिफाइन हो। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो प्रोडक्ट इजीली डिफाइन होगा। अब प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो जरा समझना है आपको। रो और कॉलम मेथड्स काम में लेना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चों ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये R1 है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रो की फर्स्ट कॉलम, ए की कॉलम से, तो 1 को 1 से कर दिया है। ठीक है, ये 1 को 1 से कर देंगे। इस एलिमेंट को किससे कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या है, 2 मिला मेरे को, 2 को किससे करूंगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट से, दैट इज 4। तो इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट पूरे एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। यदि बच्चा यहाँ एक और कॉलम होता तो फिर से मैं एक बार करता, फिर दूसरा कॉलम बनता, बट ये खत्म हो चुका है। अब इसका इसके साथ काम हो चुका है। सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो वही, 3 को किससे करोगे, 1 से करोगे, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया भाई। 4 को किससे करोगे, 2 से करोगे, इस 4 को किससे कर दोगे, 2 से, तो ये 8 हो गया। दोनों को ऐड करके लिख लोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और ये कितना हुआ, 11।
तो 2x1 के फॉर्म में आ गई ना, 2x1 के फॉर्म में आ गई ना, ठीक है। रो और कॉलम के मेथड से मल्टीप्लीकेशन आप करके देखोगे। इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशंस वाली की एनसीईआरटी में सवाल दिए हुए हैं, वहां से आप ले लीजिएगा। सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक का कांसेप्ट भी समझ लो भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ aij से टू बी सिमेट्रिक व्हेन aij इक्वल aij फॉर ऑल ij, ये रूल ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि कोई मैट्रिक्स उसका सिमेट्रिक ट्रांसपोज करे वापस बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यदि वहां पर माइनस आ जाए, है ना, दैट मीन्स यू समझ के चलो इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट हो यार, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए और ये हो गए बच्चों स्क्यू सिमेट्री। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। बस ये रूल ध्यान रखना है, इस तरह की फॉर्मेटिंग होगी। सेकंड थिंग, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ऑलवेज ध्यान रखना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो मिलेगा और जीरो मिलके यहाँ पर देखो कुछ सिमेट्रिसिटी होगी, चेक कर लेना। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑलवेज क्या होंगे, 0 0 0, ठीक है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के शेप में होगा तो ये 0 0 एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना, स्क्वायर सिमेट्रिक में, बट इसमें अलग होगा, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है, ये दो रूल आपको लेकर चलना है, इससे पता लग जाएगा। उसका ट्रांसपोज करेंगे वो तो यदि वो सेम आता है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट वाला जो ये चैप्टर मैट्रिक्स यहाँ तक था, ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में सिर्फ इन्वर्टिबल वाला जो निकालना है ट्रांसपोजिशन मेथड से वो डिलीटेड है, वहां से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बाकी सारा पार्ट आ रहा है। कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, पिछले पीवाईपी जरूर सॉल्व कर लेना इस चैप्टर से। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स में यहाँ पर डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है, बट डिटरमिनेंट्स किसका पॉसिबल है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट्स पॉसिबल होगा। डिटरमिनेंट्स हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, लिखने का वे ये आपको पता है, सही ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड करेंगे, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए या डेल्टा से आप मेंशन कर सकते हो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से फोर मैट्रिक्स इज नॉट वही चीज जो अभी बताया मैंने, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है। इसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करें तो माइनर ऑफ, देखो डिटरमिनेंट्स तो आप समझ में आ गया होगा ना, यदि डिटरमिनेंट्स हो तो डिटरमिनेंट्स को इस तरह से दो लाइन के बीच में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे a11 a12 a21 a22, इस तरह से लिख लोगे, ऑलवेज स्क्वायर के शेप में होगा, ठीक है। माइनर्स क्या होगा, जो माइनर्स ऑफ दी, इसमें जो डिलीटेड पार्ट है, आपका जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है 4.2 वो कंप्लीट डिलीटेड है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना, वाला टॉपिक्स डिलीटेड है, ठीक है ना। ये डिलीटेड है भाई, ये डिलीटेड है ना, डिलीटेड, ये समझ लेना भाई, इसको नहीं रीड करना। इसके बाद माइनस कोफैक्टर्स की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में सभी का माइनस कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो माइनस क्या है, माइनस ऑफ एलिमेंट ith रो, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो और देखो समझो, मान लीजिए आपको कोई ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 0 8, ये मान लो ये दिया हुआ है। अब जो इसका माइनस निकालना है तो जितने भी एलिमेंट्स है सबका माइनस हम निकाल सकते हैं। जैसे 2 का माइनस निकालना है तो माइनस ऑफ 2, इसको इस तरह से लिखेंगे, माइनस को लिखने का वो है कैपिटल स्मॉल एम से, कैपिटल एम से लिख देंगे, और यहाँ पर 2 2 मतलब जिस पोजीशन पर वो लाई कर रहा है, तो इसका माइनस मतलब ये इस कॉलम को हटा दीजिए, इसकी रो को हटा दीजिए, बाकी जो छोटी मैट्रिक डिटरमिनेंट्स बची 4 6 7 8, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 8 चौको 32 हो गया और 7 जगह ठीक है, ये 42 आप माइनस कर दोगे 32 में 42, तो वो वैल्यूज किस किया जाएगी, डिटरमिनेंट्स किया जाएगी, ये जरा ध्यान रखना है, ओके। तो ये माइनस को कैपिटल एम आई जे से डिनोट करेंगे, इसी से रिलेटेड कोफैक्टर होता है। यदि माइनस आपको समझ में आता है तो कोफैक्टर भी इजीली समझ में आ जाए। कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट्स का हम निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला आपको निकालना है, -1 i प्लस जे यहाँ करोगे और एम आई जे लिख दोगे, एम आई जे लिख दोगे, है ना, ये एम आई जे, ठीक है। यहाँ एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है वेयर a1 b1 c1 आर द कोफैक्टर ऑफ a1 b1 c1 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, सही सभी का कोफैक्टर यहाँ, क्योंकि सब माइनस पता लग जाएगा और यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके हम कोफैक्टर्स निकाल के रख लेंगे। एक चीज यहाँ दी हुई है बच्चों, ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए कुछ यहाँ, द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सपांडेड अलोंग एनी रो और कॉलम्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स वैल्यू a2 यहाँ लिखा है b2
B2 C2 C2 लिखा है, स्मॉल a2 B2 ये एलिमेंट्स को बता रहे हैं और कैपिटल A2 B2 C2 ये उनके कोफैक्टर को बता रहे हैं। तो बच्चों यदि किसी रो कोई भी एक रो पकड़ लिए, इसी रो के एलिमेंट और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे ना, तो ऑलवेज डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। 1 मार्क का सवाल यहां से बन सकता है डिटरमिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। एक इस तरह का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, वैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालना आता है R1 के अलोंग या किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया जा सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड ट्रू फॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर्स। यहाँ पर देखो एनी ऑर्डर्स का मतलब वो सभी के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जीरो कब होगा, जब किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो उसमें डिटरमिनेंट्स का वैल्यू ऑलवेज कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा बच्चों। क्या होगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा भाई, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है। यदि कोफैक्टर बात समझ में आती है तो एडजॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है ना। इसका एडजॉइंट कुछ नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। ये सबके कोफैक्टर निकालने के बाद उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दो। ये C11 है, C12 C13 C21 22 23 ये सबके निकाल। फिर बच्चा उसको ट्रांसपोज करना, क्या करना है, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने के बाद इस तरह से नजर आ जाएगी आपको, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ है। तो ये लिंक हो रहे हैं तीनों टॉपिक, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये तीनों अच्छी तरह से आना चाहिए। सिंपल है, यहां पर कोई दिया हुआ ए दिया हुआ है, इसका को आपको एडजॉइंट निकाल सकते हो। एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ ए से लिखा जाएगा। सभी का हमने नहीं निकाल लिया, सभी के कोफैक्टर्स निकाल लिया, सभी के कोफैक्टर्स को अरेंज कर दोगे यहां पर और उसका ट्रांसपोज कर दोगे, वो एडजॉइंट हमें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आता है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मतलब डिटरमिनेंट्स के थ्रू सॉल्व करोगे। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, हो सकता है यहाँ समझ नहीं आए। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस वाला ही आपके सवाल पूछा जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जिसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इसमें मेथड क्या है, मैट्रिक्स मेथड, जिसे हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं बच्चों, कि जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं इसको, कोई भी तीन लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो इस पर बेस्ड है भाई, वहां के क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशंस मतलब तीन लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में होगी और उसको सिर्फ आप मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करोगे, ना कि क्रेमर रूल से। कई बच्चे क्रेमर रूल से सोल्व कर देते हैं, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, डिलीटेड है, वहां से सवाल नहीं होगा। आपको सिर्फ मैट्रिक्स मेथड क्या होगा, सिर्फ कोई भी मैट्रिक्स को जो लीनियर इक्वेशंस को उसको इस फॉर्म में मेंशन करोगे, ठीक है। वेयर इज कैपिटल एक्स, यहाँ पर ए इनवर्स, यदि ए को उधर भेज दिया तो ए इनवर्स के फॉर्म में होगा। जो ए इनवर्स आप निकालोगे वो इस मेथड से जरूर निकाल। एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने देखा डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर का मतलब आप जानते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल जीरो। उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर का, सिंगुलर का नहीं करेंगे अपन, ठीक है, आपके यही कोर्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो बात समझ में आ रही है। आप एडजॉइंट अभी बताया जस्ट वाले में, एडजॉइंट ऑफ ए किससे निकालेंगे, किसके डिटरमिनेंट से उससे सॉल्व कर लेंगे, वो यहाँ रख देंगे। बी क्या है, बी क्या होगी, आपको तीन इक्वेशंस तो पता होगी ना, a1x b1y c1z और d1। इसी तरह से a2x b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। अब बच्चों यहाँ पर तीन इक्वेशन, इसको आप ए, कैपिटल ए जिसको हमें बोल के चल रहा हूँ, इनके जो कोफिशिएंट है वो आप उठा लीजिए। ये b1 हो गया, c1 हो गया, ये a2 b2 c2, a3 b3 और c3, इस तरह से लिख लोगे। यहाँ पर जो कैपिटल एक्स जो बनेगा वो वेरिएबल्स जो एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल चल रहे हैं तो तीनों वेरिएबल मेंशन करोगे। एक दो चलेंगे तो दो मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पर जो कैपिटल बी की बात हुई भाई, कैपिटल बी क्या है सर, ये जो कांस्टेंट है d1 d2 d3, एक वर्टिकल शेप में, ठीक है, मैट्रिक्स बना दोगे। तीनों हो गए। क्या इनको बनाया जा सकता है, हमें जो मैट्रिक्स मिल गया है जो, इसी का तो इनवर्स यहाँ निकालना है। इस पर एक बड़ा सवाल सैंपल पेपर में दिया हुआ है भैया, 4 से 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जरूर करके जाइएगा इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली समझ में आती है चीज। तो ए इनवर्स निकल आ जाए, ए इनवर्स एक नई मैट्रिक्स ही तो आएगी, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हम कंपेयर कर लेंगे तो स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से 5 मार्क्स का एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। प्लीज इस टॉपिक को अच्छी तरह से सोल्व करके जाना।
क्रैमर रूल से सोल्व नहीं करोगे, नंबर नहीं दिए जाएंगे, कट जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। अब चैप्टर नंबर 5 क्या भाई? चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बता देता हूं, किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। बट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी होती क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। भाई कंटिन्यूटी क्या चीज है? कोई फंक्शन दिया हुआ है सेट टू बी कंटिन्यूअस 8, कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, नाम से क्लियर है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका यदि ग्राफ प्लॉट करें तो कहीं भी ब्रेक ना हो, लगातार चले अपने डोमेन के अंदर, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ब्रेक नहीं होना है, बात तो समझ में आती है भाई, पिक्चर तो बन गई, एक चल रहा होगा फोटो, एक लाइन चल रही होगी, ब्रेक नहीं हो रहा, बट हम अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसमें आपने 11th में पढ़ा था लिमिट वाला चैप्टर्स। लिमिट में हम क्या करते हैं भाई, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते थे वहां पर, और वहां लिमिटिंग केस चेक करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या होगा, वो ब्रेक नहीं होगा तो एक और उस पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है बेटा, ये चीज जो यहां पर है, ये जो दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, किसकी इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आती है, तो फंक्शंस क्या होगा, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, बात समझ में आई? बस अब ये कैसे सोल्व करेंगे सर, एलएचएल आरएचएल और पॉइंट पर, इसका भी आपको फॉर्मेट बता देते हैं। इसको आपको सोल्व करोगे, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 8 पॉइंट एक्स इक्वल है, यदि एक्स इक्वल है की बात की है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे इसी पर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का वे होगा लिमिट एज टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एज करके, दैट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट एज टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच करके, एंड एफ ऑफ ए तो हम फटाक से निकाल लेंगे। अब जो ये देखो a माइनस एच, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हम उस पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। h अप्रोचिंग 0 बहुत छोटी, 0 के नजदीक जा रही है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो f ऑफ a माइनस एच निकाल लेंगे, ठीक है। a यानी कि पाई बाई 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। लिमिट a प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, और ये तीनों इक्वल आता है, दैट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। यहां पर इफ f of x is not continuous at x equal 0, we said that f of x discontinuous माना गया है। For the function to be continuous at any point x equal a, the function must be defined at the point, डिफाइंड होना जरूरी है, लिमिटिंग भी होना चाहिए। दो डिफाइंड का मतलब ये बात हो रही है, डिफाइंड होना चाहिए, नो डिफाइंड नहीं हो, और लिमिटिंग केस मतलब दोनों वैल्यूज, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये करवाया था क्लास में। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी मींस दैट द फंक्शन शुड नॉट हैव एनी ब्रेक और सडन, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसको देखकर आप पता कर सकते हो कौन सा यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस। देखो ये कंटिन्यूअस चल रहा है, राइट, और ये क्या चल रहा है, डिसकंटिन्यूअस। क्या चल रहा है, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर द अबव थ्री फिगर्स क्लियरली इलुस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। द फर्स्ट ग्राफ is of the continuous function while the second and third graphs denote the discontinuous। बाकी दो ग्राफ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ग्राफ देखकर हम इस तरह के सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस किस लेवल का होगा वो ध्यान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। लिमिट यदि यहाँ पर दो डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, लिमिट दोनों निकाल ली, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट बट नॉट आर इक्वल, यदि ये भी ध्यान रखना है एलएचएल और आरएचएल आपस में ही बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यहीं से पता लग जाता है। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आर इक्वल, दोनों इक्वल भी आ रही है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो थर्ड वाले के यदि बराबर नहीं है तभी भी डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। या फिर थर्ड रीजन एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, वो आ गया ना एफ ऑफ ए, यानी कि उस पॉइंट पर यदि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तभी भी डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, दो फंक्शंस यदि कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनका एडिशंस करें, उनका सब्ट्रैक्शंस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, वो भी ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। टेस्ट ऑफ नॉलेज, इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई में ऑलरेडी पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चंस। ऑलरेडी एक यहाँ पर ब्रेक करके, यानी कि x की दो वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होगा और यहाँ पर वैल्यूज पूछा जाएगा, आपको गिवन होगा कि फंक्शंस ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा या के, अननोन क्वांटिटी आपको दी जाएगी। तो x नॉट इक्वल पाई बाय 2 और x इक्वल पाई बाय 2 पर 3 दिया हुआ है और x इज नॉट इक्वल पाई बाय 2 पर एक फंक्शन दिया हुआ है k। तो यहां पर k cos x बाय पाई माइनस 2x, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, आप इसका ही तो लिमिटिंग वैल्यूज निकालोगे ना, इसके लिमिट निकाल सकते हो और लिमिट को किसके इक्वल कर लोगे, 3 के। यदि फंक्शंस ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया गया है तो कंफर्म ये मानकर चलना है कि फंक्शंस की LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू बराबर आ रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। यदि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो ये फिट कर लो दिमाग में। तो इस तरह के फंक्शन में इस तरह के क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए और इस तरह का सवाल कंफर्म है या इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जरूर करके जाइएगा और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है। अब चैप्टर नंबर 5, ये कंटिन्यूटी की बात हुई। कंटिन्यूटी से एक दो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात है तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, ये बेसिक मीनिंग समझ लेना कि व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा, किसी पॉइंट मतलब एक्स इक्वल है। तब यहां पर हम दो चीजें चेक करते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर, तो कैसे चेक करेंगे सर, अरे ऐसे चेक करेंगे। राइट हैंड यानी कि RHD को ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, RHD मतलब उस पॉइंट से थोड़ा बड़ा होगा, माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h कर देंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, माइनस f ऑफ a डिवाइड माइनस h कर लेंगे। इन दोनों को यूज करेंगे फंक्शंस के लिए, वैल्यूज लिमिटिंग वाला पार्ट है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद यदि दोनों इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाता है। बेसिकली डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है कि हम किसी कोई फंक्शन है, फंक्शंस का यदि कर्व डिनोट करें और उस कर्व के किसी पॉइंट पर हम इजीली, किसी पॉइंट पर इजीली हम टेंजेंट ड्रॉ कर सके, टेंजेंट मतलब आसानी से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस पर फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल माना जाएगा उस पॉइंट पर, यानी कि LHD और RHD इक्वल आ रहे होंगे। ओके, यानी कि शार्प या कॉर्नर पॉइंट्स नहीं बनना चाहिए। कोने वाले पॉइंट्स पर अपन देखो कोई फंक्शन है ना, इस तरह से यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बेटा यहाँ तो अपन टेंजेंट इजीली ड्रॉ कर लेंगे, बट ये कॉर्नर वाले पॉइंट पर यहाँ पर LHD RHD बराबर नहीं आएगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये जरूर, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो फंक्शन ऑलरेडी सवाल में दे दिया है कि दिस इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये ऑलरेडी कंसीडर है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, बट सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं। डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस किसका, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसे कुछ बेसिक 11th पढ़े हैं। दो फंक्शंस का दिया गया तो ये रूल अपन यूज करते हैं इसे अलग अलग करके। प्रोडक्ट रूल का मतलब दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, है ना, u इंटू वी आपने सुना है ना भाई, डी बाई डी एक्स दो, तो एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस इसको छोड़ दिया तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब u अपॉन वी के फॉर्म में हो तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, इस फंक्शन को सेम एज इट इज छोड़ देंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर जरूर माइनस आएगा, और एफ ऑफ एक्स का हो चुका है तो उसको छोड़ दीजिए और इसका जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल का मतलब यदि कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में दो तो जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं उस फंक्शंस के अंदर सभी फंक्शंस का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशिएशन कुछ मेथड है, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों, इसमें सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, रट लेना भाई, सारे फॉर्मूले बेसिक जो फॉर्मूले। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव जहां से सवाल बन सकता है, 99% चांस है भाई यहां से क्वेश्चंस बनेगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव पिरामिड, ये जितने भी है ना तीनों वाले, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव एक्सप्रेशन, कुछ यूजफुल है, कुछ यूज डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होगा तब यहाँ से एक्सप्रेशन को पहचान कर आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब्स्टिट्यूट होगा वो आप कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए टेन थीटा रखते हैं ऑलवेज, दूसरा मत रख देना भाई, क्योंकि उसको सेट उसी के अकॉर्डिंग सेट हुई है। एक्स इक्वल ए कोट थीटा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी का ज्ञान पता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। एक्स इक्वल ए साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या एक्स इक्वल ए साइन थीटा, एक्स इक्वल ए कॉस थीटा रखोगे। इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हो तो आप इनको याद रख लोगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए बहुत सिंपल फंक्शन ले रहा हूँ,
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव बाय फॉर्मूले तो हमें पता है, इससे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन उससे काफी लेंथी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस में हम ऑलवेज कुछ x की जगह एक प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। भाई टेन थीटा क्यों किया, अभी पता लग जाएगा। y इक्वल आप रखोगे साइन इनवर्स और 2 टेन थीटा, x की जगह रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसे रख सकते हैं बच्चों? ये क्या चीज है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? क्या आपको पता है? ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। साइन 2 थीटा। क्या ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आ रही? क्या ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आ रही? बिल्कुल काम आ रही है भाई। ट्रिग्नोमेट्री के इसलिए बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो तो ये फॉर्मूला आपको साइन 2 थीटा मिल जाएगा। और यहां से साइन इनवर्स साइन ये हट गए ना, अभी सेकंड वाला चैप्टर देखा, ओनली क्या आ जाएगा बच्चों? 2 थीटा। तो y इक्वल 2 थीटा आ गया। ये सिंपल फंक्शन हो गया। और थीटा तो हमने कंसीडर किया था, हमने क्या रिप्लेस किया था? x इक्वल टेन थीटा। क्या थीटा की जगह वापस से रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। 2 टेन इनवर्स x, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, टेन इनवर्स x। क्या इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। ये y डेस हो गया है, 2 इज कांस्टेंट, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम बाई फॉर्मूले से तो काफी लेंथी हो जाता है, तो उस पर मत जाएगा। जो मेथड्स हैं उसने यूज करके देखो भाई, प्रैक्टिस होगी तो इजीली समझ में आ जाएगी, फटाक से सवाल हो जाएगा। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी की फर्स्ट वाली बुक पर दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पेज पर चैप्टर स्टार्ट होगा वहां दिए हुए हैं। सारे सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, यहां से क्वेश्चंस हो सकता है, जो आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में ना, सारे सवाल कुछ कर लेना। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे? लॉगरिथमिक की बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, जो आप बेसिक्स पढ़ ही रहते हो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है ना, log m इंटू एन को प्लस में कन्वर्ट कर लें, log m बाई एन, log m की पावर n, ये सारा का सारा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर कोई फंक्शन यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, y इक्वल, यहाँ पर y इक्वल क्या दिया हुआ है? f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम इस तरह के टाइप के जो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे। आप क्या करोगे, दोनों तरफ बोथ साइड आप log लेकर चलोगे। इसका भी log ले लिया है, log y, और लॉग लेंगे तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करनी होगी। दैट मींस g ऑफ x ये आगे आ जाएगा एंड log f ऑफ x आई राइट। अब वही मेथड्स जो हम डेरिवेटिव में पढ़े हैं, क्या प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है? यस सर, प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, इसमें प्रोडक्ट रूल से करोगे, यहां से आप dy अपॉन dx निकालोगे, ठीक है ना। इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट और इसके एग्जाम्पल वाले सवाल भी आप मिलाकर जाइएगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म, यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक्स एंड वाई दो यदि कंसीडर वेरिएबल है, उसको एक थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके चलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल एफ ऑफ टी, वाई इक्वल जी ऑफ टी, तो टी इज कॉमन पार्ट, तो टी इज हियर पैरामीटर, दिस इज द पैरामीटर। अब पैरामीटर जो दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो इस फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा, तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dx बाई dt मिलेगा, और दूसरे वाले फंक्शन का dy पॉइंट dt मिलेगा। बट हमसे क्या पूछा गया है, dy पॉइंट dx, तो आप डेरिवेटिव यहां से डिवाइड कर दीजिएगा, dy पॉइंट dt और dx बाई dt, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy पॉइंट dx मिल जाएगा। ओके, ये बात समझ में आती है। इसके क्वेश्चन जरूर आप सोल्व कीजिएगा भाई, ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे हम कोई फंक्शन दिया होता है, उसका एक बार डेरिवेटिव किया, कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वाई डेज 2 साइन एक्स और कोस एक्स मिलेगा। ओके, अगेन डेरिवेटिव कीजिएगा तो वाई डबल डेज, या फिर इसको लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां पर 2 इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल आप मेंशन कर दीजिएगा। sin 2x है, वैसे sin 2x हो जाएगा, sin 2x के अकॉर्डिंग भी आप कर लीजिएगा। तो sin x छोड़ दिया और cos x का माइनस sin x हो गया है, प्लस cos x को छोड़ दीजिए और sin x का कितना हो गया है, cos x हो गया है, ठीक है। दिस इज द डबल डेरिवेटिव। इस चैप्टर इसकी जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, सारे क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, प्रूफ वाले और इसके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी आप इसमें सोल्व करके जाइएगा। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, और लेकिन जो चैप्टर नंबर 5 में जो डिलीटेड पार्ट है,
रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी ये यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाला है, इनको यहाँ से एक भी एक्सरसाइज सोल्व करके नहीं जानी है। ओके अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक डिलीटेड है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें से बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो इंक्लूड है, ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस ये भी इंक्लूड है, ये भी अपन पढ़ेंगे। टेंजेंट नॉर्मल ये डिलीटेड है भैया, ये नहीं पढ़ना है। टेंजेंट नॉर्मल से एक भी सवाल नहीं पूछा जाने वाला। लास्ट मैक्सिमा मिनिमा ये इंक्लूड है। एक और इसमें एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी डिलीटेड है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, राइट। ये भी नहीं पढ़ोगे, ये एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 ही टॉपिक्स है और 3 ही टॉपिक से बड़े बड़े प्यारे अच्छे वाले सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से केस बेस्ड सवाल भी बन सकता है जो मैक्सिमा मिनिमा वाले एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का बेसिक मतलब जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स का मतलब इसका हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कोई एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बोल रहे हैं। बेसिकली जैसे आप ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt आपने पढ़ा है, ds बाई dt फिजिक्स में। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसमें टाइम के अनुसार चेंजेस पूछे तो ये वेलोसिटी को बताता है। ds बाई dt किसको बताएगा, वेलोसिटी को। तो ये किसी इंस्टेंट रेट को बता रहा है, किसी टाइम इंटरवल्स के अंदर बता रहा है। तो उसी तरह से हम कोई फंक्शन दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, काम कुछ नहीं करना भाई, डेरिवेटिव करना है बस, यही बेसिक मीनिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में किस फॉर्मेट में सवाल दिया जाएगा, उसमें कौन कौन से शेप्स होंगे या कौन से क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, वो इजीली सवाल से पता लग जाएगा। इसमें जो फर्स्ट वाली 6.1 एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल अच्छी तरह सोल्व करके जाना है भाई, एक सवाल वहां से मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, इस पर डायरेक्ट सवाल पर आता हूं। सवाल पर आने से पहले आपको 3D शेप्स वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, उनके एरिया सारे याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। Cube, they say the cube volume is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second, and determine how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter, right। क्वेश्चंस में आपको केयरफुली रीड करना है और यहाँ पहले ये पहचानना है कि कौन सा शेप गिवन है। हियर व्हाट गिवन अस, दैट इज द शेप ऑफ क्यूब। क्यूब यहाँ पर है, क्यूब की वॉल्यूम की बात कर रहा है, और हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेट, तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंजेज हो रहा है वो अपन को निकालना है। अब बच्चों इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर आप कंसिडर कर दोगे लेट द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब होगा उसकी साइड तो होगी ना, ये चीज जरूर लिखा करो, जो गिवन है जो हमें निकालना है वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लिख दिया करो भाई, और क्वेश्चंस को बाद में सोल्व किया करो। तो साइड ऑफ क्यूब यहाँ कंसीडर कर लिया ए, ठीक है। अब जो इसके वॉल्यूम्स की बात कर रहा है, ये वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स यहाँ यूनिट जरूर पहचान लेना भाई, ये क्या दिया हुआ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब लेट दी वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो उसको v से डिनोट कर लिया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ v, जो v है वॉल्यूम में कितना होगा इसका, साइड क्यूब होता है ना, साइड क्यूब, ये साइड क्यूब लिख लिया, दैट इज a क्यूब, हमने जो कंसीडर किया वो मान लो। अब इसमें जो गिवन है, क्या गिवन है भाई, ये गिवन है वी नो दैट dv बाई dt, भाई टी क्यों लिखा मैंने, डी टी क्यों लिखा है, रीजन दैट बिकॉज यहां से यूनिट जरूर पहचान लेना है किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड है, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है, ये हमें पता है ऑलरेडी। क्या dv बाई dt पता है, तो यहां से हम इस फंक्शन का, ये फंक्शन हमने ढूंढ लिया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो dv बाई dt ये बन गया है, और इसका डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो 3a स्क्वायर और a का dA बाई dt बनेगा। गोट इट, बात समझ में आती है। क्या यहाँ से dA बाई dt निकाल सकते हैं, मतलब साइड में टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेज हुआ वो निकाला जा सकता है। वो यूज कहाँ होगा बच्चों, क्योंकि इसका वैल्यू 9 दिया हुआ, यहाँ से आ जाएगा, साइड 10 रख दोगे। अब हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूले भैया अच्छी तरह से याद कर लेना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्या ds बाई dt निकालना है, बिल्कुल निकालना है। ds बाई dt 6 इंटू साइड मतलब a माना है तो ये 2 हो गया, और यहाँ से a da बाई dt लिख सकते हो, da बाई dt लिख सकते हो, ठीक है भाई। da बाई dt आ जाएगा यहाँ इसका वैल्यू कहां से रखोगे, यहां से रखोगे, और a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और यहां से हम
किस में चेंजेस निकाल लेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ 10 दी हुई है, लास्ट में पुट कर देंगे। लास्ट में जो आंसर आता है उसको जरूर मेंशन करोगे विद यूनिट, यूनिट जरूर मेंशन करना है, इसके मार्क्स कटे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनिसिटी वाले। अब बच्चों दो तरह के फंक्शंस है, मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से याद रखना है, मोनोटोनिक वहां नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया जाएगा। बट मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो अपने डोमेन के अंदर इंक्रीज भी करें और साथ के साथ क्या करे, ये इंक्रीज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, वो मोनोटोनिक होता है। जबकि नॉन मोनोटोनिक में दोनों ही कैटेगरी को शो कर देगा भाई, यानी कि जो फंक्शंस क्या हो, इंक्रीजिंग भी हो फिर डिक्रीजिंग भी हो, ठीक है, अपने डोमेन के अंदर, तो वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस होता है। क्लियर है चीज, बात समझ में आ गई? अब बच्चा यहाँ पर मैं यही क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं होगी, हमें किस तरह से चेक करना है। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, यदि इंक्रीजिंग की बात करें, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे यार? इंक्रीजिंग चेक करने के तरीके, आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, ओके, इसका आप डेरिवेटिव कर लेना, क्या करोगे? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स निकाल लिया, है ना, ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। इंक्रीजिंग के लिए ऑलवेज फॉर इंक्रीजिंग, यानी कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो dy अपॉन डी एक्स निकाला है वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। कितना होगा? ग्रेटर देन जीरो। ये कॉन्सेप्ट ध्यान, यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, उसके लिए ये क्या जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ता रहेगा। डिक्रीजिंग के लिए बात करें, अब डिक्रीजिंग में क्या करना है यार? डिक्रीजिंग में फंक्शन, जब फंक्शन दिया हुआ है इसे उल्टा कर दीजिए भाई, dy अपॉन dx निकाल लोगे, ये निकाल लिया dy अपॉन dx। यदि dy अपॉन dx आ गया, यदि ये लेस देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शंस को इंडिकेट करेगा। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखोगे सवाल बन जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। इसके बाद इसमें दो वर्ड है, एक तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, दोनों में माइनर डिफरेंस कुछ है। इंक्रीजिंग बोले तो कंप्लीटली वो, यानी कि जो एवडेस मिलेगा इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए ये यूज कर लेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ वो लगातार क्या होगा? बढ़ता रहेगा, यानी कि ऑलवेज वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है। यहां पर समटाइम्स वो पैरेलल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है भाई? ये चीज वही लिखी हुई है। इंक्रीजिंग अब ऐसे में जैसे हम एक्स को इंक्रीज करें, उसके साथ साथ फंक्शंस की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हो, वो इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग में एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज तो कर रहे हैं बट वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो डिक्रीजिंग वाला होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिक्स मीनिंग है इनका। यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं क्या ये कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएं उसके साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यस हो रही है सर, बिल्कुल, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शंस। एंड सेकंड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, इसमें कंटिन्यूसली फंक्शंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लगातार भाग रहा है भाई, है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम दे देंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएं, क्या सर वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वाई डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं बट वाई की वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। एंड लास्ट इज दिस इज फंक्शन, देखो ये दिस इज द इंक्रीजिंग एंड फिर ऑल्सो डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया? यदि यहां से यहां तो डोमेन लेकर चले तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, बिकॉज ये एक ही डोमेन के अंदर दो नेचर को शो कर रहा है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो इस तरह टाइप के फंक्शंस को हम ना तो इंक्रीजिंग बोलेंगे ना ही डिक्रीजिंग बोलेंगे। टू टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेस्ट मैंने बता ही दिया है किस तरह से आप चेक करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग होगा, यदि नेगेटिव आता है वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब किस तरह से सवाल को अप्रोच करेंगे? एक सिंपल फंक्शंस लिया है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 17। अब बच्चों यहाँ फंक्शंस तो दे दिया, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 17, ओके, क्या इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो? यस निकाल सकते हैं। इंक्रीजिंग बोला है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 3 हो गया, 17 का 0 हुआ। अब मुझे ये मिला है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? फॉर इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में आप क्या करोगे?
फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, क्या 3 पॉजिटिव है? बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ रियल नंबर बोला है डोमेन, रियल नंबर, अब रियल नंबर का कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शंस हो गया, तो वो भी क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आए ना? ये रियल नंबर में इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव आ रहा है। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा बच्चों, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x। सिंपल टाइप का सवाल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होंगे। ठीक है, कंप्लीट, ये दो सवाल यहां से पूछे गए। अब फंक्शन दिया हुआ है तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो दैट इज 4x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां से आपको 4 इंक्रीजिंग के लिए क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल कर लेना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। 3/4 आते ही देखो यहाँ पर 3/4 मिल गई। अब यहां से एक नंबर लाइन डिनोट कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर नंबर लाइन डिनोट किया जा सकता है ना, माइनस ए की पॉइंट आया, दैट इज 3/4। आप यहां से इस साइड से चलोगे, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लेकर चलोगे, और ये जो साइन लिखे हैं रियल नंबर 9 पर, ये एफ डैश के साइन बताता है। किसके साइन बताता है? जो डेरिवेटिव हुआ उसके चिन्ह को बताता है, प्लस और माइनस। अब बच्चों इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंसेप्ट ये लिख दोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए रूल आप लिखकर चलोगे, ये देना है ना, ऐसे भाई ये शॉर्ट में नहीं लिख लोगे, नंबर लाइन से तो पता लग गया, बट आप पूरा कीजिए। यदि 3 मार्क्स का है तो आप लिखो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होता है गुरुजी। भाई पॉजिटिव होता है तो मतलब ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 4x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए भाई? 3/4 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसमें ये क्या करेगा? ऑलवेज इंक्रीज करेगा। सिमिलर डिक्रीज के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप लिख सकते हो भाई, ओके। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन शुड बी, भैया यहाँ पर जो फंक्शंस होगा लेस देन क्या हो? 0, ओके, लेसर देन 0। दैट मीन्स x लेस देन 3/4, आई एम गेटिंग, ओके। x लेस देन 3/4 होगा तो दैट मीन्स नेगेटिव शो कर रहा है, तो इसमें ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज होगा फंक्शंस। तो यहाँ से हम इजीली इंटरवल्स बताना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू, इस वाले में क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 3/4, बिकॉज नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव मतलब ये वाला इंटरवल्स आप उठा लोगे, इसमें क्या होगा? ये डिक्रीजिंग होगा। और पॉजिटिव दे रहा है x ग्रेटर देन 3/, तो पॉजिटिव वैल्यू भाई एक 3/4 से बड़े नंबर्स कहाँ मिलेंगे? इस साइड। तो यहाँ पॉजिटिव वाले में क्या करेगा? ऑलवेज ये इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से भी आप इंटरवल शो करोगे। तो इंटरवल्स के फॉर्म में इस तरह से लिखकर दिखाओगे लास्ट में, ओके। क्लियर है चीज? यहाँ पर सवाल सिंपल सा लिया है, और भी टाइप के सवाल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उस तरह के क्वेश्चन जरूर सोल्व करके जाना है बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट वाला मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा। भैया मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझ लेना, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा ग्रुप में, वो जरूर आप देखिएगा। पहले तो समझो भाई मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज है। यदि हम लोकल मैक्सिमा की बात करें बच्चों, यदि कोई फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसके किसी पॉइंट पर हमें चेक करना है, कोई पॉइंट है ना कि वो मैक्सिमम है क्या। यदि मान लीजिए इसका कर्व बनाया है, इस तरह से बनाया, ठीक है, यहां से कोई फंक्शन ये पॉइंट लिया x इक्वल है, ओके, x इक्वल है, हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। इसके नेबरहुड पॉइंट पर आपको वैल्यूज देखनी है। दिस इज द a माइनस एच और दिस इज द a प्लस एच, ये इंक्रीज हो गया, एंड ऑलवेज आई एम गेटिंग हियर दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। तो ये पॉइंट, इस पर फंक्शंस की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। इस पर फंक्शंस की वैल्यू ए माइनस एच, और इस पर फंक्शंस की वैल्यू क्या मिल रही होगी? एफ ऑफ ए। इफ एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इफ एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए greater than f of a minus h, if I get एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए प्लस एस से भी है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एस से भी है, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या होगा? ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, राइट। और टॉप मोस्ट पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पर फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिल रही होगी? मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? सिर्फ आपको नेबरहुड पॉइंट, इसके आसपास जो पड़ोसी पॉइंट्स है उस पर वैल्यूज निकालनी है। उन वैल्यूज पर इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स ये फंक्शंस क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? एक मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा, और इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये तो समझने का तरीका हुआ, ओके। इधर इसी तरह से
यदि हम लोकल मिनिमा की बात करें तो लोकल मिनिमा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों लोकल मिनिमा है, मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरह से बना दे ताकि मिनिमा दिखे। तो यहां से यहां एक पॉइंट ले लिया ए और इसके आसपास यानी कि पड़ोसी पॉइंट्स पर वही चीज जो अभी जस्ट किया, वही इन पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए मिल रहा होगा, ए माइनस एच पर फंक्शंस की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए पे यहाँ पे मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ ए क्या है, दोनों ही वैल्यू से सबसे कम है। तो एफ ऑफ ए इज स्मॉलर देन एफ ऑफ ए प्लस एच से है, एफ ऑफ ए इज स्मॉलर देन एफ ऑफ ए माइनस एच से। तो बच्चों ये वाला जो नजदीकी पॉइंट्स पर हमें चेक करना होगा, तो ए जो पॉइंट लिया है ये पॉइंट कौन सा होगा, एक मिनिमा पॉइंट को इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शंस की कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही होगी। ये हुआ एक अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच। बट हम कैसे चेक करें सर, यहां पर हम चेक करेंगे, ध्यान दो इसके टेस्टिंग मेथड क्या है, ये ध्यान दीजिए भाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, यहां टाइप्स इसके दो हैं। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ओके, इसके थ्रू भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इंक्रीज है। सेकंड वाला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, दूसरा मेथड सेकंड वाला। ठीक है, ऑलवेज अपन ज्यादातर यूज ये वाला प्रिपेयर करेंगे भैया जो, ठीक है ना। ये अपन छोटे सवाल आ जाएंगे, एमसीक्यू होगा, उसमें अपन डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला क्या है। बच्चों फर्स्ट वाले में क्या होगा, आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाला हम देख रहे हैं। अब ये पॉइंट हमें चेक करना है, दिस इज द एक्स इक्वल है ओके। इसके नेबरहुड पॉइंट ले लिया है ए माइनस एच, इसके इधर वाला पॉइंट ले लिया है ए प्लस एच। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा भाई, इस पर भी, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट का नेचर देखना होगा, तो ए माइनस एच यदि हम इस इंटरवल के बीच में चले, ए से ए माइनस एच से ए माइनस एच से ए इस इंटरवल के बीच में चले, तो इसमें जो dy अपॉन dx मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो भाई, क्योंकि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ये जो टेंजेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की नजर आ रही है, तो दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग होगा dy अपॉन dx। और बेटे ए से यदि a टू a प्लस एच के बीच में चले, यानी कि x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो dy अपॉन dx है वो क्या है, लेस देन जीरो। इसका नेचर क्या बता रहा है, जीरो, है ना, जीरो से छोटा। तो बच्चों यदि इस इंटरवल के बीच में, कंप्लीट इंटरवल्स के बीच में, यहां से यहां तक, ठीक है, होल जब कंप्लीट चलेंगे, तो यहां से बात समझ में आ रही है कि a माइनस a प्लस एच के बीच में चले, तो इस बीच में साइन जो चेंज हो रहा है, dy अपॉन dx पहले पॉजिटिव मिला, फिर क्या हुआ, dy अपॉन dx नेगेटिव मिला। क्या मिला मेरे को, नेगेटिव। यानी कि प्लस से माइनस यदि dy बाई dx का साइन चेंज हो रहा है, क्या बोला भाई, dy अपॉन dx का साइन प्लस से माइनस बदल रहा है, तो इस बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलने वाला है जो किसको इंडिकेट करेगा, मैक्सिमा पॉइंट्स को। दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग मेथड। इसको हम छोटे सवाल में यूज करते हैं। यदि मल्टीपल चॉइस टाइप का सवाल हो तो डायरेक्ट इससे यूज कर लेंगे। यहां पर हम आसपास के पॉइंट्स देख लेंगे, नियर नेबरहुड पॉइंट्स पर ओके। साइन चेंज होने प्लस से माइनस बदलता है तो कंफर्म है वो मैक्सिमा होगा। इस तरह की इमेज आप दिमाग में बना सकते हो भाई, यूं चल रहा होगा एक टेंजेंट रो की, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमा वैल्यू पॉइंट मिलता है ओके। यदि मिनिमा पॉइंट्स की बात करें, इसमें मिनिमा पॉइंट्स में इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा भाई, मिनिमा की बात कर रहे हैं तो बेटा ये देखो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, ये ले लें यहाँ पर ओके। वही पढ़ो, ये पॉइंट्स ले लिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए माइनस एच है, और ये पॉइंट ए प्लस एच है। यदि यहां से डिक्रीज कर दें भैया, डिक्रीज टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो अब ये टेंजेंट का देखो नेचर देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का हो रहा है, और इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का हो रहा है। तो यहां से dy अपॉन dx लेस देन जीरो ओके। तो उधर चले तो dy अपॉन dx क्या हो रहा है,
पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना। यदि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव मिनिमम आपको पता है, इस तरह ग्राफ स्लोप डाउन हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस से प्लस बदल रहा है। यदि साइन बदल रहा है इस साइड से इस साइड, मेरी साइड से उस साइड चलेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड से साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, तो कंफर्म है एक पॉइंट मिलेगा जो मिनिमा कहलाएगा। पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमा। और इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। इसको सिंपल तरीका वैसा ही है, हम डेरिवेटिव कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और नंबर लाइन डिनोट करेंगे, रियल नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर लाइन से यहां से पता लग जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे यदि दो क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ रहे होंगे, लेट सपोज x1 और x2 ले लिया, तो आपको यहां से वही प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लेकर चलोगे, लीनियर आ रहा था फंक्शन, ठीक है, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब जो यहां इस साइड से अपन को अप्रोच करना है, क्या करना है? यदि x1 और x2 को ये देखना है कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, ठीक है। तो यहां से इधर चले तो x1 ये साइन क्या है? प्लस का है। और यहां से देखो x1 फिर उसके बाद साइन क्या हुआ? माइनस। तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो x1 को मैं क्या बोल दूंगा? मैक्सिमा पॉइंट। एंड माइनस से यदि प्लस होता है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो x2 यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। और ये फर्स्ट ऑर्डर अपन यूज कर लेंगे। सेकंड वाला बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर में क्या करते हैं भाई? दूसरा जो सेकंड मेथड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं, आपको पहले स्टेप में फंक्शंस पता होगा, फिर फंक्शन नहीं तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर निकाले। अगेन इसके बाद आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसको dy अपॉन dx को किसके इक्वल कर लोगे? 0 के। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। यदि सपोज कर क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, यानी कि डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना इसका। तो इस फंक्शन में एफ डबल डैश एक्स लिख लें इसको। मान लीजिए यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, x1 और x2 मिल रहे होंगे। यदि क्वाड्रेटिक आया dy अपॉन dx तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब x1 x2 पर आप वैल्यू चेक करोगे किसकी? एफ डबल डैश एक्स की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या करेंगे भाई? 8 पॉइंट x बराबर यदि x1 रिप्लेस करूं कहां पर? डबल डैश। तो यहां पर एफ डबल डैश, यहां पर x1 किया और उसको सोल्व करने के बाद इफ आई गेट ग्रेटर देन 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है, तो दैट मीन्स जो पॉइंट हमने रिप्लेस किया था वो पॉइंट क्या कहलाएगा? यहां पर लोकल मिनिमा पॉइंट। क्या बोला मैंने? मिनिमा पॉइंट, ना कि मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर है चीज? यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। और बच्चों दूसरा पॉइंट रखा x बराबर x2, तो f डबल डैश x2, यदि ये सपोज करें लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा नेगेटिव आ रहा है, तो x2 कौन सा पॉइंट कहलाएगा? x2 पॉइंट विल बी लोकल, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा, ओके। ये सेकेंड ऑर्डर में हम जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 6.5 में एक्सरसाइज में जो सवाल दिए हुए हैं लास्ट वाले एक्सरसाइज में, उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा यूज करते हैं, वो क्वेश्चन जरूर अच्छी तरह सोल्व कीजिएगा। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। इन मेथड्स को देखो, ये मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एग्जांपल आप अच्छी तरह सोल्व करना है विद कॉन्सेप्ट बच्चों, बिकॉज यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म है, पूछा बन सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखना है। अब इस पर आपकी तैयारी होगी, इन पर आधारित जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, वो जितने ज्यादा सोल्व करोगे उससे आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, ओके। तो कंप्लीट फर्स्ट बुक आज कंप्लीट हो गई है। इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो जरूर सोल्व कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो हम आपके साथ हैं, ओके। इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट 2 है उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा। उसके सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।